अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। इलेक्शन 2024 से कबल कोई इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि तहरीक इंसाफ इस मुल्क के पाकिस्तान में इतने ज़्यादा वोट लेगी। चूंकि इलेक्शन से कबल जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ माहौल बनाया गया था, जिस तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां की गईं, जिस तरह इमरान खान साहब को जेल में डाला गया, जिस तरह इमरान खान की ए टीम जिसमें शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही साहब जो बड़े रहनुमा थे, जिस तरह उनको जेलों में डाला गया, बाकी जो तहरीक इंसाफ के ए क्लास के रहनुमा थे जिस तरह उनको तोड़ा गया, बी टीम को जेलों में डाला गया, लोग रुपोश हो गए, तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी के दिन इस इलेक्शन में इतने वोट मिल जाएंगे। इसीलिए जब हम इमरान खान साहब की बात सुनते हैं तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि 8 फरवरी को इस मुल्क के अंदर एक खामोश इनकलाब आया और जिस तरह लोगों ने वोट दिया इसकी तारीख में कहीं मिसाल नहीं मिलती। क्योंकि ये पहला इलेक्शन था कि जिसमें तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को बगैर इलेक्शन कैंपेन के, बगैर 1 रुपया खर्च किए, बगैर डोर टू डोर वोट मांगे, लोगों ने खुद निकल कर वोट दिया। चाहे वो नौजवान हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरतें हों, चाहे माजूर लोग हों, हमें 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ को वोट पड़ते हुए नजर आए। चाहे वो चित्राल हो, पेशावर हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, सिंध, कराची हो, हर जगह तहरीक इंसाफ को वोट पड़े। लेकिन जो इस मुल्क के कर्ता धर्ता थे, जो इस मुल्क के ताकतवर लोग थे, उन्होंने इलेक्शन से कबल ही मीडिया पर यह हवा चलानी शुरू कर दी थी, ये बात मशहूर हो गई थी कि तहरीक इंसाफ खत्म हो चुकी है, इमरान खान का नाम मिट चुका है। और इलेक्शन से चंद दिन कबल इमरान खान को 3 बड़े केसों में मजमूई तौर पर 32 साल की सजाएं सुना दी गईं। और यूं जो रही सही कसर थी, आम पाकिस्तानी की उम्मीद थी कि तहरीक इंसाफ शायद इक़्तिदार में आ जाए, करने वालों ने वो भी कर दिया। लेकिन वो कहते हैं कि एक प्लान होता है इंसान का और एक प्लान होता है अल्लाह ताला का, और होता वही है कि जो अल्लाह पाक की जात चाहती है। बेशक इज्जतों जिल्लतों का मालिक अल्लाह ताला की जात है। और इस बात पर मेरा कामिल यकीन इस इलेक्शन के बाद हुआ कि तकरीबन पाकिस्तान के जितने एंकर्स थे, जितने मीडिया के चैनल्स थे, जो बैरूनी जो है वो तबसरा निगार थे, सबके ज़हन में यही था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो 2/3 अक्सरियत से आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को खुला माहौल दे दिया गया है, पंजाब भी उनका है, सिंध से भी उनको वोट पड़ेंगे, बलूचिस्तान भी उनका है, केपी केस से भी उनको वोट पड़ेंगे। परवेज खटक साहब को जनाब ये जिम्मेदारी सौंप दी गई थी कि वो लोगों को तोड़ें, बल्कि उनको लोग तोड़ तोड़ के दिए जा रहे थे। और यूं एक मखलूत हुकूमत केपीके में भी बनाने के तमाम तर जो आपस में एडजस्टमेंट थी वो हो चुकी थी। नवाज शरीफ साहब को मुल्क से जब बैरून मुल्क थे लाया गया तो बाकायदा उनको एक वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दिया गया, यानी नवाज शरीफ साहब को डबल प्लस करने के लिए मुल्क में लाया गया। तमाम अदालतों ने उनके केसेस माफ कर दिए, बल्कि आप यूं कहें कि अदालतों ने घर जाकर मियां साहब के केसेस माफ किए। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब को काल कोठरी में बंद कर दिया गया और यह तासुर दिया गया कि इमरान खान साहब माजी का किस्सा बन चुके हैं और अब इस मुल्क में इमरान खान साहब का नाम लेना, उनके नाम के लिए वोट मांगना, उनका झंडा लहराना, मीटिंग करना, यह सब जो है वो गुनाह कबीरा है। तो यूं जो है 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद लोगों ने जिस तरह वोट दिया, दुनिया के मुबस्सिरीन, दुनिया के तज्जिया निगार जो है वो बिल्कुल इस इलेक्शन के बाद हैरान रह गए। और इस इलेक्शन के बाद इमरान खान को जो पजीराई मिली, इमरान खान को जो बैरूनी मीडिया ने जिस तरह उठाया, जिस तरह उनका नाम बैरूनी मीडिया में आया, मेरे ख्याल में ये इज्जत और ये नाम दुनिया में बहुत कम लोगों को मिलता है। जब 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ और तहरीक इंसाफ को इतने ज्यादा वोट पड़े और वो पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभर कर आई, तो उस वक्त ये जो है वो तस्वर किया जा रहा था, ये ख्याल किया जा रहा था
کہ اب شاید عمران خان صاحب زیادہ دیر جیل میں نہیں رہ سکیں گے اور عمران خان صاحب کو جیل سے باعزت بری کر دیا جائے گا. اسٹیبلشمنٹ پہ بھی دباؤ پڑے گا, بیرونی میڈیا بھی دباؤ ڈالے گا, پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ لوگ آواز اٹھائیں گے اور عمران خان صاحب کو بہت جلد رہا کر دیا جائے گا. لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا, کم از کم میری جو ذاتی آبزرویشن ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب کا اب بہت جلدی جو ہے وہ جیل سے باہر آنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے, چونکہ تحریک انصاف کے جو اس وقت پارلیمنٹ میں نمائندے ہیں, جو ایم این اے بن چکے ہیں, وہ عمران خان صاحب کے لیے اس طرح آواز نہیں اٹھا پا رہے جس طرح ان سے توقع کی جا رہی تھی. اگر آپ دیکھیں تو 2 دن قبل رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک میڈیا چینل پر بیٹھ کر یہ فرمایا کہ جناب اب اگلے 6 مہینوں میں یا عمران خان صاحب رہیں گے اور یا ہم رہیں گے. مطلب یہ کسی بھی سیاسی جو ہے وہ لیڈر کو ایک کھلے عام دھمکی ہے, اور وہ بھی ایک میڈیا چینل پر بیٹھ کر لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سامنے. لیکن مجال ہے کہ تحریک انصاف کے کسی رہنما نے رانا ثناء اللہ کے اس بیان کا نوٹس لیا ہو, انہوں نے کوئی ایف آئی آر کٹوائی ہو, انہوں نے کوئی میڈیا ٹاک کی ہو کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ سر عام بیٹھ کر ہمارے لیڈر کو دھمکیاں دے رہے ہیں, اور اگر کچھ ہمارے لیڈر کو ہوا تو اس کے ذمہ دار رانا ثناء اللہ صاحب ہوں گے. چاہے پنجاب ہو چاہے کے پی کے ہو, کسی لیڈر نے جو ہے وہ تحریک انصاف کے رانا ثناء اللہ صاحب کے اس بیان کا نوٹس نہیں لیا. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ تحریک انصاف کے رہنما پنجاب میں ان کے خلاف ایف آئی آریں کرتے, کم از کم اگر پنجاب میں نہیں کرتے تھے تو میڈیا میں ایک ہائپ کریٹ کر دیتے, کے پی کے میں ان کی حکومت تھی, کے پی کے میں ان کے خلاف ایف آئی آریں درج کر دیتے. اور ماضی میں یہی ہوتا رہا کہ جو سیاسی لیڈر تھے, جو میڈیا کے لوگ تھے, آپ صادر شاکر کو لے لیں, ارشد شریف صاحب کو لے لیں, یعنی جو بھی نامور صحافی تھے, عمران ریاض کو دیکھ لیں, اسد طور کو دیکھ لیں, یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے خلاف پاکستان کے چاروں صوبوں میں ایف آئی آر درج ہوتی رہیں. اگر تحریک انصاف کم از کم پنجاب کی سطح تک رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج نہیں کروا سکتی تھی تو کے پی کے میں تو ان کی حکومت تھی, کے پی کے میں 1-2 ایف آئی آریں بہت آسانی کے ساتھ درج کروائی جا سکتی تھی. لیکن تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اس بات پہ بالکل جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لی اور انہوں نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی. اس کے علاوہ جناب پچھلے 3-4 دن سے آپ میڈیا پہ سن رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, وہ جو ہے وہ علیل پڑے ہیں اس وقت بھی اڈیالہ جیل میں. لیکن تحریک انصاف کا کوئی رہنما پرویز الہی صاحب کا نام نہیں لے رہا, میڈیا میں کوئی بات نہیں کر رہا. یعنی یہ وہ ٹیکٹس ہیں کہ اگر تحریک انصاف کے رہنما میڈیا ٹاک کریں تو کم از کم جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اس پہ بولیں گی. بیرونی میڈیا جو ہے وہ اس وقت یہ بات سمجھ چکا ہے کہ پاکستان میں جو حکومت ہے وہ دھاندلی کی حکومت ہے, وہ 2 نمبری کی حکومت ہے, وہ عوام کے ووٹوں سے آئی ہوئی حکومت نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ڈونلڈ لو کے کیس میں امریکہ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 75 سالوں میں پہلی بار جو ہے وہ پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے اتنی اوپنلی جو ہے وہ امریکہ میں آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں, اور آنے والے دنوں میں یہ آوازیں مزید بڑھیں گی. لیکن جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ اپوزیشن کا مؤثر کردار ادا نہیں کر رہے. دوسری طرف پٹرول جو ہے وہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ اگلے چند روز میں 50 سے 60 روپے لیٹر مہنگا ہو رہا ہے, لیکن تحریک انصاف کے رہنما اس حوالے سے بھی کوئی بات نہیں کر رہے. مہنگائی ہے, عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ بالکل پس کے رہ گئی ہے, رمضان کی وجہ سے مہنگائی دگنی ہے, لیکن تحریک انصاف کے رہنما جو ہے وہ بالکل خاموش ہیں. اندر کی لڑائیاں جاری ہیں. شیخ افضل مروت صاحب کے اپنے گیت ہیں, وہ ٹک ٹاک پہ وہ سوشل میڈیا پہ مشہور ہیں, اور گوہر صاحب کے اپنے معاملات ہیں, باقی جو کے پی کے رہنما ہیں وہ اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں. الغرض ہر جو لیڈر ہے تحریک انصاف کا اس وقت وہ اقتدار کے نشے میں ہے اور اپنی ہی جو ہے اس کو پڑی ہوئی ہے کہ میں نے کس طرح عہدہ لینا ہے, مجھے کس طرح مراد ملنی ہے, مجھے کون سا عہدہ ملنا ہے, میں نے کس کمیٹی کی سربراہی کرنی ہے. تو تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان کے لیے اس طرح مؤثر آواز نہیں اٹھا رہی جس طرح توقع کی جا رہی تھی. اور میرے خیال میں یہ بڑی خوشائن بات ہے اس حکومت کے لیے, شریف فیملی کے لیے, زرداری صاحب کے لیے, کہ عمران خان صاحب جو ہے اب جیت کر بھی پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر بھی بیرونی دنیا, بیرونی میڈیا عمران خان کو جس طرح کوریج کر رہا ہے اس کے باوجود جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ عمران خان کے لیے اس طرح آواز نہیں اٹھا پا رہے. بس تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ایک ہی بات جو ہے وہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے جناب 35 سے 40 جو ایم پی اے ہیں وہ توڑے جا رہے ہیں اور وہ ہم نے نہیں توڑنے دیے. لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جب سینٹ کا الیکشن ہوگا
खुफिया वोटिंग होगी। तो पंजाब से हमारे पास रिपोर्ट है कि तहरीक इंसाफ के अच्छे खासे रहनुमा जो हैं वो पार्टी के खिलाफ वोट देंगे, और बाकायदा तौर पर कुछ रहनुमाओं की बातें चल रही हैं और ये बात जो है वो सुनी गई है कुछ एमपीएस को कहते हुए कि जनाब क्या है, पैसा लेना है, कम से कम पैसा ले लेंगे। अब अगर हम अपने कैंडिडेट को वोट देते भी हैं तो कौन सा हमारे कैंडिडेट ने वोट जीतना है। तो तहरीक इंसाफ जिस चीज का शोर शराबा कर रही है, जब सेनेट का इलेक्शन आएगा तो आप देख लेंगे कि तहरीक इंसाफ को जो है वो खासा नुकसान होगा। इसके अलावा जनाब आजकल तहरीक इंसाफ ने डंडा उठाया हुआ है शाहिद खान अफरीदी के पीछे, वो जनाब शाहिद अफरीदी की ट्रोलिंग की जा रही है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो काम की बात है, जो इस वक्त तहरीक इंसाफ को जिस मुद्दे की जरूरत है, जिसके लिए उनको अवाम ने वोट दिया है, जिस चीज के लिए अवाम ने उनको मैंडेट किया है, महंगाई के खिलाफ बात करना, इमरान खान की रिहाई के मुतालिक बात करना, बैरूनी मीडिया, जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, उन तमाम चीजों से तहरीक इंसाफ दूर दिखाई दे रही है और तहरीक इंसाफ की आपस में लड़ाइयां हैं। हामिद खान साहब शेर अफजल खान के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, शेर अफजल साहब जनाब वो किसी और लीडर के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, कोई और लीडर किसी और लीडर के खिलाफ लगा हुआ है। तो तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो अंदरूनी तौर पर लड़ाई झगड़ों का शिकार है, जिसका जो है वो फायदा इस वक्त की हुकूमत को हो रहा है, शरीफ खानदान को हो रहा है, और वो आराम से मजे से अपनी जो है वो हुकूमत कर रहे हैं, अपने मामलात बेहतर कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने कंट्रोल में कर लिया है। यानी मुकम्मल तौर पर आप कह सकते हैं कि जूं जूं वक्त गुजर रहा है ये जो हुकूमत है ये पंजे गाड़ती जा रही है और ये मजबूत होती जा रही है। यही वजह है कि 4 दिन कबल जब तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जो है वो जलसे की इजाजत मांगी तो तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं दी गई। तो आपने देखा किसी रहनुमा ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी अदालत में नहीं गए कि ये हमारा जमहूरी हक है एहतजाज करना, जलसे जलूस करना, ये जमहूरियत में होता है। लेकिन नहीं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा इन चीजों से बिल्कुल मुबर्रा हैं और वो बिल्कुल साइड लाइन पे हैं, आपस की लड़ाइयों में मगन है। लेकिन इमरान खान को इतने ज्यादा वोट लेने के बावजूद और इन रहनुमाओं के पार्लियामेंट में पहुंचने के बावजूद इमरान खान साहब को वो फायदा नहीं हो रहा कि जिसकी तवक्को की जा रही थी। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो इस वक्त पार्लियामेंट में हैं उनको अपने रवैये में बदलाव लाना होगा और इस बात का एहसास करना होगा कि उनको अवाम ने जिस मकसद के लिए वोट दिया, महंगाई के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, इन चीजों को उजागर करें। और मेरे ख्याल में इससे बढ़ के लोगों ने उन्हें इमरान खान की मोहब्बत में वोट दिया कि जब ये लोग पार्लियामेंट में पहुंचेंगे तो इमरान खान के लिए एक मौसर आवाज उठाएंगे और इमरान खान बाहर निकलकर एक जो है वो अपोजिशन करेंगे। तो अभी तक तो ऐसा कुछ हमें नजर नहीं आ रहा। मैं यही कह सकता हूं कि तहरीक इंसाफ को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए और लोगों को जो तवक्कुआत हैं उनसे, उन तवक्कुआत पर पूरा उतरना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तहरीक इंसाफ की अंदर की लड़ाइयां उन्हें भी जो है वो पीपल पार्टी की तरह, नून लीग की तरह एक माजी का किस्सा ना बना दें। मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी दुआ के साथ कि जहां रहें खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।